विनीत जिंदल जी, क्योंकि सबसे पहले आपने ये कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है इस तरीके की धमकी आपको दी गई है, लेकिन हाँ, ये मामला इसलिए और ज्यादा संगीन हो जाता है क्योंकि सर तन से जुदा की धमकी आना और उसके बाद इस तरीके की घटना घट जाना, वो हमने कन्हैया लाल के केस में देखा, उमेश कोहले के केस में देखा, प्रवीण नेटारू। विनीत जी, ये कब आपके साथ हुआ, किस तरीके की धमकी आपको दी गई? देखिए, कल रात को जब मैं 8:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस से अपने घर गया तो मेरे घर के बाउंड्री के अंदर मुझे एक पत्र गिरा हुआ मिला जिसमें ये धमकी लिखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अल्लाह का फरमान है, तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे विनीत जिंदल जल्द ही। तो इस तरीके की बात उसके अंदर लिखी गई थी और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि काफ़ी लंबे समय से, पिछले जनवरी से मुझे लगातार एक या दूसरी वजह से धमकियाँ मिलती रही हैं। पीएम सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया था बबर, जिसमें सिख फॉर जस्टिस के अगेंस्ट मैंने वो फाइल किया था। उसके बाद मुझे धमकी मिली दिल्ली के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ जब एफआईआर लॉन्च कराया मैंने, तब मुझे धमकी मिली। लीना मनवानी के खिलाफ मैंने अभी एफआईआर लॉन्च कराया था, और जो अजमेर के चिश्ती हैं उनके खिलाफ मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस को दी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पूरा गैंग हम जिसे कहते हैं काम करता है इन सब चीज़ों के पीछे, और लीगली चलने वाले लोग जो हैं, जो लीगल सिस्टम के ऊपर विश्वास रखते हैं, मेरे जैसे जो लोग संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं, उनको भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को रोकने की एक मंशा है उनकी कि कम से कम जो लीगल प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वो भी रोक दिया जाए। बोलने की आज़ादी की बात तो बहुत दूर की है। नहीं विनीत जी, ये जो ताज़ा धमकी आपको मिली है, आपको क्या ये लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाने की कोशिश है? आप अपनी बात कह ना सकें, कानूनी कार्रवाई कर ना सकें, चुप होकर बैठ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है। आप देखिए कि एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है कि आप आज की तारीख में अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोलना चाहे या कोई गलत काम कोई कम्युनिटी करती है उसके खिलाफ कोई शिकायत करना चाहे, तो अब वो डरना शुरू कर दिया है उस आदमी ने। जैसा मेरे साथ हुआ कि मैंने एक शिकायत दर्ज की अजमेर शरीफ के चिश्ती के अगेंस्ट, उसके बाद मुझे ये धमकी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे और भी होंगे जिनके ग्रीवेंसेस होंगे, लेकिन इन धमकियों से ऐसे इंसिडेंट जो लगातार हमारे देश में हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को, तो ऐसी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और रोकने की इच्छा जो है, जो दूसरा पक्ष है, वो जो लोग चाहते हैं अराजकता बनी रहे, जो लोग चाहते हैं कि सद्भावना ख़त्म हो इस देश में, उस चीज़ को करने वाले लोग, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ठेस पहुंचाने वाले लोग, जो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग ऐसे ही काम करते हैं। असगर जी, आप सुन रहे हैं ना विनीत जिंदल को, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, आप इस्लाम के जानकार भी हैं। अब क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सर तन से जुदा का पहरा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे भाई हैं, जिंदल भाई, हम पेशे से भी भाई हैं। जरा ऑडियो ठीक करवा लें, बहुत ज्यादा रफल है। धर्म से ढूंढने अगर मैं असगर जी एक काम करती हूँ, ये थोड़ा सा ऑडियो की समस्या है, ये थोड़ी ठीक करवा लें तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मोहम्मद अतीक जी, यही सवाल आपसे भी, ये क्या है? क्या इस देश में बोलने से पहले ये सोचा जाएगा कि कहीं किसी की भावना आहत तो नहीं हो रही है? क्योंकि भावना आहत हो गई तो सिर कलम कर दिया जाएगा। मीनाक्षी जी, देखिए, मैं तो हमेशा से कहता रहता हूं कि हिंदू और मुसलमान यहाँ मिल के रहें और हमेशा मिल के रहेंगे। और बोलने की आज़ादी की बात तो रही हिंदुस्तान में, अगर वो लोग उस वक्त आवाज़ उठा लेते जब हमारी पतीली चेक करी जा रही थी कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है। वैसे जिंदल साहब को धमकी मिली है, मैं इसको की भर्त्सना करता हूँ जिसने भी इनको धमकी दी है, और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहते रहे कि इससे पहले इनको बबर खालसा वगैरह ने धमकी दी है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि किसने इनको ये धमकी दी है। ज़रूरी नहीं है कि किसी मुसलमान की तरफ से धमकी आई हो सकता हो कि पहले के लोग जो धमकी दे रहे हैं वो करंट माहौल का फायदा उठाकर ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें ताकि इल्जाम मुसलमानों के ऊपर आ जाए। अभी ये जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जांच का विषय तो है। लेकिन मोहम्मद अतीक जी, आपने एक बात बोली कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। इस मामले में भी केस दर्ज किए गए, लेकिन कितने लोगों के सिर तन से जुदा हो गए, जरा मुझे केसेस आप गिनवाएं। नहीं, आप देखिए, शंभूलाल रैंगर ने मार दिया अफराजुल को, अखलाक और पहलू खान मारे गए कि नहीं मारे गए? आप देखिए, नहीं सर, इस नारे के साथ कितने मारे गए, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर। का शिकार हुए सर, इस नारे के साथ कितने मारे गए हैं? नहीं, तरसन
नहीं, अगर आप ये नहीं कहती हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, अगर आप इसको उसमें नहीं रखती हैं तो मुझे लगता है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आप नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इन मामलों में भी कानूनी कार्रवाई हुई है और अपराधी तो बच के जाएगा नहीं, चाहे वो किसी भी कौम से आता हो। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाला उमेश कोहले, कन्हैया लाल, प्रवीण नेटारू, मध्य प्रदेश के देवास से आने वाला मुकेश तिवारी जिस पर हमला हुआ, बजरंग दल का कार्यकर्ता आयुष जिसे पीटा गया, अंकित कुमार झा सीतामढ़ी में जिस पर अटैक कर दिया गया, केवल एक पोस्ट शेयर करने के नाम पर, केवल एक पोस्ट शेयर करने के नाम पर। आप सर आप सोच समझ के गिनाऊं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, क्यों मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए कि ये हिंदू मुसलमान है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसको भी धमकी मिल रही है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक कोई ठोस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है? इतने सारे लोग हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं और ये इल्जाम पे भी लग रहा है कि सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो गया है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। हो सकता हो कि किसी ने धमकी जो दी है वो करंट जो सिनेरियो है, करंट जो टाइम है, उसका फायदा उठाने के लिए उसने ये लफ्ज लिखे हों। ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में पहले से अगर कार्रवाइयां, सख्त कार्रवाइयां की गई होती तो शायद ये कल्चर डेवलप नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।